हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मैं हूं शुभम सिसोदिया, आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। आप सबने अलग अलग मल्टीपल वीडियोस, रील्स, न्यूज आर्टिकल्स देखे होंगे कि किस तरह से एक फ्लैश फ्लड के द्वारा नेपाल के अंदर बड़े लेवल पर एक तबाही मचाई गई है। अब वो तबाही का जो खतरा है, जो नेपाल के अंदर सैकड़ों लोग, मैं कहूंगा ये नंबर हजारों के अंदर पहुंचने वाला है, जिसमें बहुत सारे भारतीय भी शामिल हैं। ये खतरा भारत के ऊपर आने वाला है। जी हाँ, क्योंकि भारत ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये समझेंगे कि भारत के ऊपर जो खतरा आने वाला है उसके लिए हमारे जो सारे के सारे जो बॉर्डर हमारे राज्य हैं उन्होंने क्या तैयारियां शुरू करी और इंडिया के ऊपर पूरा क्या है। और ये पूरा मैप के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा मामला हुआ क्या है, क्यों ये सारी चीजें हुई है, कहां से शुरुआत होती है, क्या इसका जो मेन रीजन है वो मेन रीजन देखने को मिलता है, और बीच में कुछ जो कंफ्यूजन जैसी चीजें कई सारी जो मैं कहूंगा अलग अलग तरह की न्यूज़ हैं वो हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। सबसे पहले कि ये पूरा मामला बना क्या है। नेपाल के अंदर एक बड़े लेवल पर एक फ्लैश फ्लड आया है। आप देख सकते हैं अचानक से पानी का आ जाना, उसे हम कहते हैं फ्लैश फ्लड। उस फ्लैश फ्लड में सैकड़ों की संख्या में लोग, उनकी मृत्यु हो चुकी है, कुछ बॉडी रिकवर हो चुकी हैं और अभी बहुत सारे लोग लापता हैं। मतलब जितने सारे लोग लापता हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों की डेथ ही होगी, उनकी डेड बॉडीज ही यहां पर बरामद करी जाएंगी। ये जो टोटल इंपैक्टेड नंबर है ये लगभग 1,500 तक नंबर पहुंच सकता है, इससे ऊपर भी हो सकता है। ऑल ओवर जो नंबर है पूरा भी 1300 से 1400 नंबर है। ये इंपैक्टेड लोग हमें देखने को मिल रहे हैं डायरेक्टली। इससे ज्यादा जो लोग हैं अभी ये नंबर 1500 से ज्यादा ये नंबर डेफिनेटली पहुंचने वाला है। अब इसमें जो भारतीय लोग इंपैक्ट हुए हैं, स्पेशली जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जो कुछ लोग गए हुए थे वो लोग भी इंपैक्टेड हुए हैं। लगभग 105 जो भारतीय लोग हैं उन लोगों की मृत्यु या फिर वो लापता हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो भारतीय भी यहां पर बड़े स्तर पर अभी नेपाल के अंदर जो चीजें आई उससे प्रभावित हुए हैं। अभी आगे और भारत में यूपी और बिहार के जो राज्य हैं उनमें क्या बड़ी समस्या पैदा होने वाली है उनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहां पर हम शुरुआत करते हैं। देखो, मैं आप इसको इस पूरे मामले को बताने से पहले, क्योंकि आपने एक शब्द का नाम बार बार आप सुन रहे होंगे जिसे हम कह रहे हैं फ्लैश फ्लड, कि नेपाल के अंदर फ्लैश फ्लड आई है। ये फ्लैश फ्लड का मतलब क्या होता है? देखो, मान लो कोई रिवर बह रही है, कोई नदी बह रही है और इस नदी में क्या है, मान लो धीरे 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 करके पानी बहता जा रहा है, तो हम इसको ट्रैक कर पा रहे हैं। हमें पता है कि हाँ जी अब पानी बढ़ रहा है, इतने दिन में इतना जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, तो हमें पता है। तो ये एक अलग प्रकार का फ्लड है। लेकिन जब किसी नदी के अंदर अचानक से पानी इतनी स्पीड से है कि लोगों को मौका ही ना मिले, अचानक से पानी इतना भयानक तरीके से बढ़ जाए जैसा कि नेपाल के अंदर हुआ, उसे हम कहते हैं फ्लैश फ्लड। तो यही फ्लैश फ्लड है जो अभी नेपाल के अंदर आया है। लेकिन इसके जो पीछे का रीजन है वो रीजन हमें क्या देखने को मिलेगा? एज ऑफ नाउ नंबर कुछ ये है, ये आगे पीछे बढ़ भी सकता है क्योंकि अपडेट होता जा रहा है जैसे जैसे बॉडीज रिकवर होती जा रही है। ठीक है, तो आप इस नंबर के पीछे ना पड़े। यहां पर हम देखेंगे जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर उसके द्वारा जो डेटा दिया गया है, उन्होंने बताया है कि 200 इंडियन हैं वो यहां पर जो हमारा कुछ लोगों का रेस्क्यू करा गया है, कुछ लोग अभी प्रभावित हैं, कुछ लोग गायब हैं, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। ये भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान है वो बयान देखने को मिला है। और इस पूरी स्थिति को देखते हुए दुनिया के अलग अलग देशों के द्वारा नेपाल को सहायता पहुंचाई जा रही है, जिनमें से भारत एक प्रमुख देश है क्योंकि भारत हमेशा नेपाल का पड़ोसी देश। और इतना ही नहीं, भारत ने एयरफोर्स जो विमान है उनकी सहायता से बहुत सारी सप्लाई भेजी है, जिनमें खाने पीने की वस्तुएं, जरूरी दवाइयां, सपोर्ट का जो भी सामान होता है, ह्यूमन जो डिजास्टर के लिए हम जो सारी चीजें भेजते हैं, जो भी डिजास्टर रिलीफ के लिए जो हमारा चीजें भेजी जाती हैं वो भारत के द्वारा भेजी गई हैं। अब ये चीजों को भेजने के पीछे का जो मतलब ये है कि जो भारत है वो भारत इंडियन ओशियन रीजन के अंदर अपने जो सभी पड़ोसी देश हैं उन देशों के साथ में जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाता आया है कि सबसे पहले जब भी हमारे पड़ोसी देशों के ऊपर कोई दिक्कत आएगी भारत वहां पर सबसे पहले खड़ा होगा। और भारत अपने इस कमिटमेंट को हमेशा निभाता आया है और वही कमिटमेंट भारत के द्वारा फर्दर यहां पर फिर से निभाया गया है इन सभी जो सहायता जैसी चीजें हैं इन चीजों को यहां पर भेज के। अब ये एक समझने की कोशिश करें आप, जो न्यूज़ के बारे में हम बात कर रहे थे। सबसे पहले जैसे ही फ्लैश फ्लड आती है अचानक से कुछ ऐसी जो न्यूज आर्टिकल से वो निकल के आती है कि चाइना की बदमाशी इसमें कुछ हो सकती है। और ये भी नेपाल की तरफ से बोला गया कि चाइना ने हमको पहले इसके बारे में जानकारी नहीं दी कि ऐसा कुछ पानी पीछे से बहुत ज्यादा तरीके से आ रहा है, तो चाइना ने हमें सही जानकारी इसके पीछे नहीं दी। तो कुछ लोगों ने ये बताया कि चाइना की कुछ यहां पर पैंतरेबाजी है वो हो सकती है। लेकिन बाद में यूएस की तरफ से, जो यूएस का जो भूवैज्ञानिक विभाग है उनकी तरफ से, यूएसजीएएस जिसे हम यहां पर कह रहे हैं, उन्होंने यहां पर बताया। शुरुआत में पहले एक जो खबर थी वो ये भी फैली थी कि जो तिब्बत वाला एरिया है, जो तिब्बत वाला और नेपाल का बॉर्डर एरिया है, वहां पर पहले भूकंप आया। उस भूकंप के आने की वजह से वहां पर जो बांध थे वो बांध टूटे, वहां से पानी निकला और तब ये फ्लैश फ्लड आई। लेकिन बाद में यूएस बेस्ड जो एजेंसी है उस एजेंसी ने इस चीज में करेक्शंस करे और उन्होंने बताया कि हाँ भूकंप था, सीज्मिक एक्टिविटी है वो देखी गई थी। लेकिन पता है वो मतलब भूकंप की जो तरंगे हैं उनको वहां पर नोट डाउन करा गया था, लेकिन वो सीज्मिक एक्टिविटी की वजह से नहीं थी। एक तो ये आंतरिक जो प्लेट्स हैं उनकी हलचल की वजह से भूकंप आता है, आंतरिक क्रियाओं की वजह से, वो सीज्मिक एक्टिविटी की वजह से भूकंप होता है। लेकिन इस मामले में ये सीज्मिक एक्टिविटी की वजह से भूकंप नहीं था,
इस मामले में यहां पर जो पूरा हमें मामला देखने को मिला, एक नदी जिसे हम अवलांचल के नाम से जान रहे हैं, ये पूरी जो कंडीशन हुई, मतलब मैं आपको यहां पर कुछ जो अदर मैप है उन मैप के माध्यम से चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा, जिन चीजों पर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। देखो यहां पर कुछ नदियां हैं और यहां पर आप देखेंगे ये चाइना का एरिया है, यहां से चाइना से, और ये जो हमारा चाइना का तिब्बत वाला एरिया है, और यहां से हम देखेंगे कुछ जो नदियां हैं, ये नदियां नेपाल की तरफ बह के आती हुई हमें यहां पर देखने को मिलेंगी। इनमें से जो सबसे प्रमुख नदी है, जिस नदी के बारे में हम बात कर रहे हैं, लैंडे रिवर। ये बेसिकली जो लैंडे रिवर है, ये लैंडे रिवर भी त्रिशूली रिवर एंड ऑल, ये सब सहायक नदियों का एक पूरा का पूरा क्रम हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो लैंडे रिवर है, यहीं से चीजों की शुरुआत होती है, और ये बोला गया कि यहां पर ऐसी कोई सीस्मिक एक्टिविटी नहीं थी, यहां पर धीरे धीरे क्या है, यहां पर एक अवलांचल की कंडीशन बनी, और अवलांचल की कंडीशन में हम देखेंगे कि जैसे मान लो कोई नदी है, कोई नदी में धीरे धीरे आइस ग्लेशियर वो पिघल रहा है, फिर कुछ चट्टान टूटी, कुछ और हमारा जो पेड़ पौधे मिट्टी वो सब इकट्ठा हुआ, एक कचरा बना और एक झुंड बन गया उन सब चीजों का। अचानक से वो पानी वहां पर आया, अचानक से जब एक भरे हुए पानी के अंदर ऐसी चीजें आएंगी तो वो पानी आगे की तरफ बढ़ेगा, फ्लैश फ्लड यहां से बनना शुरुआत हुई। ये लैंडे का जो पानी है वो आगे बढ़ा, तिमोर से देखते हुए यहां पर बाकी जो हमारी सहायक नदियां हैं इनमें हमें एंटर होता हुआ देखने को मिला, त्रिशूरी रिवर एंड ऑल। ये सभी जो नदियां हैं, ये नदियां आपस में जो एक दूसरे की सहायक नदियां वो हमें यहां पर देखने को मिल रही होंगी। जैसे आप देखेंगे यहां पर ऐसा बताया गया कि जो अवलांचल बना है, ये यहां पर लैंडस्लाइड होती है, लैंडस्लाइड का लैंडे रिवर के पास में यहां पर ये लैंडस्लाइड होती है, और यहां से जब ये पूरा जो मामला है वो यहां पर इकट्ठा हो जाता है, और फिर यहां से जब पानी के प्रेशर से ये एक साथ से नीचे की तरफ आया, तो फिर ऐसी जो कंडीशन है वो रिवर में अचानक से इतना पानी आ गया कि यहां पर लोगों को पता ही नहीं चला, केवल कुछ मिनट्स और सेकंड्स का खेल था, अचानक से इतने तरीके से जो फ्लैश फ्लड है वो यहां पर बनता हुआ हमें देखने को मिलेगा। अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपैक्टेड रीजन है उसके बारे में बात करें तो देखो, ऊपर चाइना है, और चाइना और नेपाल के बॉर्डर पर आपको ये रसुआ डिस्ट्रिक्ट है, वो रसुआ डिस्ट्रिक्ट यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर राजधानी के ऊपर ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला पूरा एरिया है, ये वाला यहां पर डिटेक्ट हुआ है। अच्छा अब यहां पर देखो, ये हमारी सीमा बन रही है यहाँ पे, राइट, हमारी बाउंड्री है ये नेपाल के साथ में, और नेपाल के साथ में हमारे जो बाउंड्री शेयर करने वाले यहाँ पर जो हमारे स्टेट्स हैं, ये आप यहाँ पर देखेंगे हमारे यूपी बिहार, फर्दर हमारे जो स्टेट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां से चीजें इंपैक्ट होती हुई कुछ नदियां इस साइड निकल रही हैं, कुछ नदियां इस साइड निकल रही हैं, जिन्हें नारायणी नदी या फिर गंडक नदी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब ये जो खतरा है, ये खतरा यहाँ पर भारत के अंदर भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और थोड़ा सा डिटेल से एक और मैप में समझने की कोशिश करें तो जो हाई रिस्क बेसिन है, यहां पर हम देखेंगे एक बहुत बड़ा जो हम देखेंगे लैंडे खोला जो नदी है, इस नदी में बहुत सारा एक अवलांचल इकट्ठा हुआ, यहां पर एक वेरियर बना, और वो फिर पीछे से और ज्यादा पानी का प्रेशर या फिर अवलांचल का प्रेशर आया, तो वो एक साथ से नीचे की तरफ आया। ये जो हाई इंपैक्टेड एरिया है ये हमें देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर सभी नदियों के ना हमें जो मैप में उनकी जो लोकेशन है वो हमें देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जो ब्लू कलर में नदियां दिख रही है, ये उनकी मैपिंग पर पोजीशनिंग है, यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये जो रेड वाला एरिया है, ये है पूरा का पूरा इंपैक्टेड एरिया। अब इसी एरिया में हम देखेंगे यहाँ पर हमारे लिए जो खतरा यहाँ पर बन रहा है, दैट इज हमारी इधर से जो हमारी यहाँ पर ये काली गंडक नदी है, ये भी इसी सिस्टम में आके मिल रही है यहाँ पे। फिर हम यहाँ पर देखेंगे बूढ़ी गंडक बाघ नदी, या फिर गंडक सिस्टम है हमारा पूरा वाला ये। अब देखो कुछ नदियां तो इस साइड निकल गई हैं, ये बाकी जो नदियां हैं। अब हमारे लिए जो खतरा यहां पर पैदा हो रहा है वो ये है गंडक नदी। जो गंडक नदी हम देखेंगे नारायणी नदी है, बेसिकली उसे यहां पर गंडक नदी के नाम से हम जान रहे हैं। तो ये पूरा गंगा रिवर सिस्टम के अंदर आके यहां पर मिल रही है। तो जो यूपी और बिहार में ये जो हमारे सारे बॉर्डर स्टेट्स हैं, ये बॉर्डर स्टेट्स के सामने जो समस्या है वो हमें देखने को मिल रही है। और ये सबसे एक क्लियर जो इमेज है, ये इमेज आपके सामने इस पूरे के पूरे सिनेरियो का देखने को मिलता है। जैसे अवलांच जैसी कंडीशन है यहां पर हमें देखने को मिलेगी, और तिब्बत के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर एक ग्योरंग पोर्ट है, इसके पास में यहाँ पे अवलांचल हुआ, यानी कि बहुत सारा आइस मिट्टी वगैरह आए, फिर यहाँ से ये निकला। फिर यहाँ पर हम देखेंगे और अलग अलग जो हमारे भोटे कोशी रिवर है, इसकी सहायक नदी यहाँ पर ये हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर पानी आएगा ज्यादा। यानी कि जो हाईलाइटेड येलो कलर का पूरा मामला है, ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ पर हैवी जो फ्लड है उससे इंपैक्ट हुआ है। इसकी जो त्रिशूली रिवर है, त्रिशूली बाजार वाला पूरा का पूरा एरिया। और यहीं पर हम देखेंगे जो नारायणी नदी, जो गंडक रिवर सिस्टम है। अब ये रिवर सिस्टम हमारा यहाँ पर इस तरह से यूपी बिहार की तरफ फैल रहा है, जो हमारे लिए चैलेंज है। यहाँ पर हाई अलर्ट पर इन जो एरियाज है, इन एरियाज को रखा है। तो ये अलग अलग मैप सिस्टम में सारी चीजें आपको यहाँ पर वही दिखाई गई है। अब जैसा मैंने बताया, यूपी और बिहार के अंदर भी हाई अलर्ट यहाँ पर जारी करा गया है। कितना खतरा है यूपी और बिहार को, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए जो बिहार के अंदर सम्राट चौधरी की सरकार है वो एक्टिवेट हुई है। उन्होंने अपने अलग अलग मंत्री हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग एरिया में भेजा है। वो खुद भी हवाई सर्वे है यहाँ पर, वो हवाई सर्वे उनके द्वारा यहाँ पर करा गया है और अलर्ट भेजा गया है। इवन बहुत सारे लोगों को रिप्लेस
या फिर मैं कहूंगा वहां से निकाला गया है। बहुत सारे लोगों को वहां से निकाल के पुनर्स्थापन उनका दूसरी जगह पर कर दिया गया है, उनको वहां से निकाल लिया गया है। तो इसमें यहां पर देखेंगे बाढ़ के खतरे को देखते हुए 6 जो जिले हैं, बिहार से 6 जिले लोगों को सुरक्षित यहां पर पहुंचाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री चौधरी साहब के द्वारा यह बताया गया है, और एक हाई लेवल जो कमेटी है उसको यहां पर बना दिया गया है। ठीक है, एक एनडीटीवी की जो रिपोर्ट है उसमें यहां पर बताया गया, उनके द्वारा कहा गया कि उन्होंने जिस कमेटी का गठन करा गया है, जो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी इस मामले पर पूरे पर नजर बनाए रखे हुए हैं। यहां पर बैठकें करी जा रही हैं और वो कह रहे हैं जहां जरूरत पड़ेगी वो खुद भी उन सब चीजों को लेने के लिए जा रहे होंगे। अब इस समस्या से सुलझने के लिए बिहार के पास प्लान क्या है, बिहार ने क्या किया है, तो हम देखेंगे यहां पर जो जल संसाधन विभाग का प्रभार संभाल रहे हैं विजय कुमार चौधरी, उन्होंने कहा कि गंडक बैराज से लगभग 86,000 क्यूसेक पानी वो पानी छोड़ा गया है इस स्थिति को संभालने के लिए, इस स्थिति को मेंटेन करने के लिए, और इसमें अभी और ज्यादा भी वृद्धि होने की संभावना है, सो दैट इस जो झटका है पानी का या फिर जो पानी का प्रेशर है इसको रिलीज करके हम यहाँ पर झेल सकें। ठीक है, तो ये ऐसे समय में चीजें देखने को मिली है जब नेपाल का जो देवघाट गेज है वहां से गंडक नदी का जलस्तर 4.77 मीटर है, जबकि चेतावनी स्तर 7.30 मीटर और खतरे का स्तर 9 मीटर पर है। तो यानी कि अभी ये और बढ़ने की संभावना है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो गंडक बैराज है उसके 36 गेट हैं, उनको खोलने से जो पानी का प्रवाह है उसको सुगम बनाया जा सकता है और भारतीय पक्ष में इस स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करी जा सकती है। मतलब अभी इन बैराजेस के जो गेट हैं वो और ज्यादा खोले जाएंगे, सो दैट पीछे जो पानी है उस पानी को रिलीज करा जा सके और भारत के जो राज्य हैं इन राज्यों को बाढ़ के प्रकोप से बचाया जा सके। तो ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है, ये कोई एक ऐसा घटनाक्रम नहीं कि अचानक से कोई बारिश आई और उसकी वजह से पानी आ रहा है। और अगेन जिस चीज को कहते हैं, लोगों के लिए, इंसानों के लिए, सरकारों के लिए जो बाउंड्रीज हैं वो होती हैं, लेकिन नेचर के लिए कोई बाउंड्री नहीं होती। इसीलिए ग्लोबल लेवल पर हम कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, कि चाहे भारत के पड़ोस में, चाहे चीन हुआ, चाहे नेपाल हुआ, भूटान हुआ, कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो एक दूसरे देश में उनसे समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हैं या फिर अंधाधुंध डेवलपमेंट जैसी समस्याएं हैं, उन चीजों में हमें वैश्विक स्तर पर कोऑर्डिनेशन करके ही हमें यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। बाकी आप लोग अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन में अनअकैडमी का अगर आप साथ चाहते हैं तो ये लोएस्ट जो प्राइजेस हैं, जो कि आज तक के लिए ऑफर है वो सीमित है, इसे आप लोग अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।